डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसा कि हम लोग को हेडिंग से स्पष्ट है कि डिकम्पोज जब कोई सब्सटेंस हो करके कुछ नया बनाता है। जैसे डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे, द रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस ब्रैकेट में एलिमेंट और कंपाउंड, ये एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, कुछ भी बने, आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमें पूरी बात क्लियर हो गई क्या? ये ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड, एक बड़ा कंपाउंड टूट करके, वो किसी भी कारण से टूटे, हमसे मतलब नहीं है, वो किसी भी कारण से टूटे और टूट करके वो एक छोटे छोटे दो एलिमेंट बना दे, दो या दो से अधिक बना दे, या कंपाउंड बना दे। जब ये बन जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये तीन टाइप की हो सकती है कि फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अर्थ क्या है, नाम से पहले समझते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हम इसको हीट दे करके डिकम्पोज कराएंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब कि हम लोग इसको एज अ इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद उससे कुछ नया एलिमेंट प्राप्त करेंगे। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? अब ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल आप लोग बायोलॉजी पढ़े हो, जेपी सर ने पढ़ाया है। फोटोकेमिकल शब्द भी प्रयोग होता है हमारे सनलाइट या लाइट के लिए, ठीक है। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो लाइट या सनलाइट के कारण यदि कोई डिकम्पोजिशन हो रहा हो तो वो क्या कहलाता है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात क्लियर है, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं। फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए पढ़ते हैं कि दीज आर द कंपाउंड्स, दीज आर द रिएक्शंस इन विच a compound breaks into two or more simpler substances on heating. Thus, heat is used to decompose a compound. This reaction is also termed as pyrolysis. इसको हम लोग पायरोलिसिस भी कहते हैं, मतलब हीट के थ्रू किसी सब्सटेंस को सेवरल पार्ट्स में तोड़ना, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यदि हीट की वजह से हम किसी कंपाउंड को छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात क्लियर रहनी चाहिए। अब देखिए, इसी को पायरोलिसिस भी कहते हैं, मतलब जब थर्मल एनर्जी की वजह से ब्रेक डाउन किया जाए तो इसको क्या कहते हैं? पायरोलिसिस। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट यदि हीट किया जाता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग अपनी भाषा में, देसी भाषा में चूना पत्थर भी कह सकते हैं। बात क्लियर है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट जो कि चूना पत्थर है वो हम लोग हीट करेंगे तो हमें क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। याद रखिए मेरा मंत्र जो मैंने ऑनलाइन क्लास में बताया है, क्या, एक सेकेंड, क्या बताया है कि जब भी मेटल का कार्बोनेट हीट किया जाएगा, जब भी मेटल का कार्बोनेट हीट किया जाएगा वो मेटल का ऑक्साइड देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। एकदम बात क्लियर होनी चाहिए। तो क्या दिख रहा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको जब हमने हीट किया, जिसे चूना पत्थर कहते हैं, लाइम स्टोन कहते हैं, अब उसको जब हमने हीट किया तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला। कैल्शियम ऑक्साइड मिला जिसे हम लोग देसी भाषा में कहते हैं चूना या लाइम या क्विक लाइम। तो जब हमने लाइम स्टोन को गर्म किया तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम हमें मिला। और कौन सी गैस रिलीज हुई?
हमारे पास रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये इतना याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिएक्शन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर लाइम और क्विक लाइम। ये रिएक्शन लाइम या क्विक लाइम को मैन्युफैक्चर करने में प्रयोग होती है। एंड इट इज कैरिड आउट इन फर्नेस कॉल्ड लाइम किल्न। अब देखो, ये एक लाइम किल्न, एक भट्टी, जैसे फर्नेस मतलब होता है भट्टी, ठीक है। भट्टी जो होती है उसका एक पर्टिकुलर भट्टी होती है लाइम स्टोन को गर्म करने के लिए, उसका नाम होता है लाइम किल्न। अब देखिएगा, ध्यान से देखेंगे सभी। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है कि व्हेन मैग्नीशियम कार्बोनेट इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर एट अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस, इट इज डिकम्पोज्ड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेरी बात देखिए फिर सत्य सिद्ध हो रही है क्या, कि जब जब मेटल का कार्बोनेट हीट किया जाएगा, डिकम्पोज कराया जाएगा हीट के माध्यम से, तो दो चीजें मैक्सिमम केसेस में मिलेंगी। क्या, कि मेटल कार्बोनेट जब हीट कराया गया तो मेटल का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि हीट कराने पर 1000 डिग्री पर हीट कराए, 1000 डिग्री सेल्सियस पर, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। एकदम बात क्लियर होनी चाहिए। कैल्शियम पर कितना चार्ज, +2। मैग्नीशियम पर कितना चार्ज, +2। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना होगा, Ca+2 और CO3 डबल माइनस से। मैग्नीशियम कार्बोनेट कैसे बना होगा, Mg+2 और CO3 डबल माइनस से। एकदम ध्यान रखेंगे सब लोग। चलिए अब पोटेशियम क्लोरेट पर चल रहे हैं। क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि यूपी-ट्यू का एक एग्जाम होता है, उसमें ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पोटेशियम क्लोरेट, याद करिए आपको जब ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे थे और रेडिकल्स पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको एक नेगेटिव रेडिकल बताया था, यूनिडेंटेड मतलब जिस पर सिंगल नेगेटिव होता है, जिसे क्लोरेट कहते हैं, ठीक है, जिसका आयन क्या होता था, ClO3 सिंगल नेगेटिव। तो जब पोटेशियम आ जाता था तो क्या नाम हो जाता था, KClO3 सॉलिड। बात क्लियर है ना। चलिए, तो अब ध्यान देना है क्या, कि जब भी पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। मैंने आपको बताया कि पोटेशियम और क्लोरीन की बहुत अच्छी दोस्ती होती है। पोटेशियम और क्लोरीन की बहुत अच्छी दोस्ती होती है। थोड़ी सी हीट देने पर 3 दोस्त रहते हैं, पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। थोड़ी सी हीट दो, जिसका बॉन्ड कमजोर रहेगा, जिसकी दोस्ती कमजोर रहेगी वो चला जाएगा, लेकिन जिसकी पक्की दोस्ती रहेगी वो थोड़ी सी हीट देने पर टूटेगा नहीं। तो जिसकी वजह से पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट किए तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकली। बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE का बड़ा हिट क्वेश्चन है, आप सबको ध्यान रखना है। चलिए, 4th पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, कि फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग स्ट्रांगली डिकम्पोजेस into ferric oxide. Ferrous sulfate on heating strongly decomposes into ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. तो जो हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग फेरस सल्फेट कह सकते हैं, वो फेरस सल्फेट जो ग्रीन कलर का होता है, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O, जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, तो वो FeSO4.7H2O वो ग्रीन कलर का होता है, उसे हीट किया जाता है तो वो फेरिक ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का फॉर्मेशन हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और 7 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, जिन्हें मैं कहता हूं 7 जल की बूंदें निकल जाती हैं। बात क्लियर। फेरस सल्फेट, ठीक है, याद रखिएगा, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट
ये जब हमने हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का होता है, याद रखिए फेरस जहां शब्द प्रयोग हो जाए मतलब यहां पर आयरन पॉजिटिव 2 फॉर्म में प्रेजेंट है। फेरिक जहां शब्द प्रयोग हो जाए वहां पर आयरन पॉजिटिव 3 फॉर्म में प्रेजेंट है। अब हमारे पास इतनी बात क्लियर है कि फेरस सल्फेट और फेरिक ऑक्साइड हमें मिलेंगे, और फेरस सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो ब्राउन कलर का होता है। आप सबको ध्यान देते रहना है। चलिए, फेरस सल्फेट इज ऑल्सो टर्म्ड एज आयरन सल्फेट एंड फेरिक ऑक्साइड इज टर्म्ड एज आयरन 3 सल्फेट। याद रखिएगा, उनके ऑक्सीडेशन नंबर या जिसे तुम अभी चार्ज जानते हो उनके हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं। हम सभी को ये बात याद रखनी है कि जब आयरन 2 सल्फेट कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि फेरस की बात हो रही है, और आयरन 3 ऑक्साइड की बात हो रही है, आयरन 3 की बात हो रही है, तो ये फेरिक ये रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रखेंगे सभी। चलिए, ferrous sulfate is also termed as iron 2 sulfate and ferric oxide is termed as iron 3 oxide. The green crystals, ये crystals form होते हैं, तो the green crystals of ferrous sulfate is actually ferrous sulfate heptahydrate. हेप्टाहाइड्रेट मतलब हेप्टा मतलब 7, हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल। तो FeSO4.7H2O, the 7 molecule of water attached to each ferrous sulfate molecule are called molecules of water of crystallization. On heating ferrous sulfate crystals, first these 7 molecules of water of crystallization are removed and the crystals turns to white in color. अब हम लोग आगे बढ़े तो हमें पता चला कि यदि ये FeSO4.7H2O को पहले थोड़ा गर्म करते हैं तो जो FeSO4 होता है वो अपने अंदर से अपने पास से वाटर को रिमूव कर देता है, और अपने पास से वाटर को रिमूव कर देता है तो हमें क्या मिलता है? हमें केवल FeSO4 मिलता है जो कि व्हाइट कलर का होता है। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि ग्रीन कलर हीट करेंगे, यदि भयंकर हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, कम हीट करेंगे तो वो FeSO4 बन जाएगा जो कि व्हाइट कलर का होता है। चलिए एक्टिविटी 6 पर चलते हैं। एक्टिविटी 6 क्या हो रही है कि एक्टिविटी 6 ये शो कर रहा है कि हमें टारगेट क्या है? टू शो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, तो टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। हम लोग क्या करें कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स टेस्ट ट्यूब में ले लें। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्व द कलर ऑफ द रिएक्टेंट टेकन। जो हमने लिया है फेरस सल्फेट उसका कलर पहले ऑब्जर्व कर लीजिए। फिर क्या करें कि हीट द क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट ओवर द फ्लेम ऑफ अ बंसन बर्नर। इस बर्नर के मुंह पर ले जाकर के फेरस सल्फेट वाले क्रिस्टल जो है टेस्ट ट्यूब में उनको गर्म करिए। फिर ऑब्जर्व द कलर ऑफ द रेसिड्यू लेफ्ट इन द टेस्ट ट्यूब। आप ऑब्जर्व करिए कि कौन सा कलर ये मिला है हमको। अब ध्यान रखिएगा, तो यदि व्हाइट मिला है पहले व्हाइट मिलेगा मतलब FeSO4.7H2O पहले ब्रेक होगा, 7H2O उसके उड़ जाएंगे तो वो क्या बनेगा? FeSO4 जो कि व्हाइट कलर का होता है। फिर इसको फेरस सल्फेट सॉलिड, इसको अगर तुम हीट करते जाओगे लगातार तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे। फेरिक ऑक्साइड कैसा होता है? ब्राउनिश ब्लैक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में कई हजार बार पूछा गया है वो ध्यान देना है। क्या कि when lead nitrate is heated strongly, lead nitrate का फॉर्मूला क्या होता है? lead मतलब Pb+2,
नाइट्रेट मतलब NO3 सिंगल नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा मिलकर के PbNO3 का होल ट्वाइस। अब ध्यान दीजिएगा कि लेड नाइट्रेट जो होता है वो कलरलेस सब्सटेंस होता है, तो जब भी लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाएगा इट ब्रेक्स डाउन टू गिव लेड मोनोऑक्साइड। ध्यान देंगे सभी, इट ब्रेक्स डाउन टू गिव लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो लेड नाइट्रेट जो कि कलरलेस सॉलिड सब्सटेंस है, उसको जब हमने हीट किया तो लेड मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ जो कि येलो कलर का होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन फ्यूम्स बनाता है और ऑक्सीजन निकल जाती है। तो मान लीजिए यदि आप एक बीकर में लेकर के लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं, तो लास्ट में यदि सब कुछ रिएक्शन हो गई हीट में, तो लास्ट में आपको जो बचेगा बीकर में वो येलो कलर का होगा जो कि लेड मोनोऑक्साइड है, और ब्राउन फ्यूम्स निकलती आपको दिखाई देंगी जो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग चल रहे हैं एक्टिविटी 7 पर। अब क्या है कि लेड नाइट्रेट को हम गर्म कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। चलिए अब हमारे पास एक और रिएक्शन है। देखो पहले जब इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, लेड का ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन निकल जाती है। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, आइए। टू शो दैट हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहां पर जरा सी एक गलती लिखी हुई है बात कि लेड मोनोऑक्साइड, यहां जब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि जहां पर लेड ऑक्साइड नीचे जो रिएक्शन लिखी हुई है लेड ऑक्साइड नीचे ब्राउन कलर लिखा हो, तो ये गलत है। लेड ऑक्साइड का क्या कलर होता है, येलो कलर होता है। ठीक है, ये देखिए येलो कलर आपको लेड मोनोऑक्साइड का दिखाई दे रहा है ऊपर, लेड मोनोऑक्साइड का कलर येलो होता है। ठीक है, यहां गलत लिखा हुआ है। तो एक्टिविटी 7 क्या है कि टू शो दैट हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम लोगों ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने लेड नाइट्रेट लिया, और लेड नाइट्रेट जो कि पाउडर फॉर्म में होता है उसको लिया हमने और उसको हीट किया तो हम देखे कि वहां पर धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद सबसे पहले तो हमें दिखेगा ब्राउन फ्यूम्स निकलते हुए। ब्राउन फ्यूम्स किसकी है, अभी पढ़ के आ रहे हैं, किसकी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, चलिए आप सबको एकदम याद रखना है। और लेड नाइट्रेट को गर्म किए तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मिल गई। चलिए 6th क्या है, चलिए हमारे पास 6th रिएक्शन है मरकरी टू ऑक्साइड। ठीक है, मर्क्यूरी टू ऑक्साइड ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू गिव मरकरी एंड ऑक्सीजन। जब भी मरकरी ऑक्साइड को तुम हीट करोगे तो मरकरी और ऑक्सीजन आपको मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सोडियम नाइट्रेट कैसे बना होगा, Na पॉजिटिव NO3 सिंगल नेगेटिव, तो सोडियम नाइट्रेट बना होगा जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। हीट किया तो सोडियम नाइट्राइट बना। रेडिकल वाली क्लास याद कीजिए ऑनलाइन, नाइट्रेट और नाइट्राइट। ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्राइट ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। नाइट्रेट क्या होता है, NO3 सिंगल नेगेटिव। NaNO2 कैसे बना होगा, ये नाइट्राइट से बना होगा। ITE और ATE इन दोनों में अंतर समझना है। जो नाइट्रेट होता है वो NO3 सिंगल नेगेटिव होता है, और नाइट्राइट जो होता है वो NO2 सिंगल नेगेटिव होता है। तो जब भी NaNO3 को हीट करेंगे तो NaNO2 और ऑक्सीजन मिलेगी। क्लियर हो गई सबको बात। अब जिंक कार्बोनेट को हीट करने पर क्या होता है, जिंक कार्बोनेट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए तीसरी चौथी बार मेरी बात सत्य सिद्ध हो रही है क्या, कि जब भी कोई मेटल का कार्बोनेट गर्म किया जाएगा तो उसका ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो जिंक कार्बोनेट का घर का नाम क्या है, घर का नाम है कैलेमाइन। ठीक है,
तो कैलेमाइन, जिंक कार्बोनेट कैलेमाइन को गर्म करेंगे, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। बात क्लियर? चलिए अब जरा सा और आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम परमैंगनीट, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों आपकी स्क्रीन पर जो रिएक्शन दिख रही हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो पर्पल कलर की होती है, ऑन हीटिंग गिव्स पोटेशियम मैग्नेट। याद करिए MnO4 सिंगल नेगेटिव क्या होता है। अब देखो पोटेशियम परमैंगनेट जो KMnO4 है उसको हीट किया जाता है तो K2MnO4 जो कि पर्पल ग्रीन कलर का होता है वो हमें मिलता है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है वो हमें मिलता है, और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। तो पर्पल कलर का एक सब्सटेंस तुम्हें गर्म करने पर एक पर्पल ग्रीन कलर का पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड विच इज अ ब्लैक कलर सॉलिड इज फॉर्म्ड। अब 10th, ऑन हीटिंग लेड। अब लेड कैसा? रेड लेड। रेड लेड का फॉर्मूला Pb3O4। अब देखिए इसका नाम रेड लेड कहा जाता है। जब Pb3O4 के फॉर्म में है सॉलिड लेड तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग रेड लेड। बात क्लियर है? तो चलिए ध्यान से देखिएगा क्या है कि रेड लेड Pb3O4 जब इसको हमने हीट किया तो PbO हो जाता है जो कि येलो कलर का होता है, लेड ऑक्साइड जिसका नाम है, और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाती है। याद करिए ट्रिक बताई थी कैसे याद करना है, लाल पीला हो जाना, गुस्से में लाल पीला हो जाना, लाल के बाद पीला आता है ना, तो लाल जो कि रेड लेड होता है, लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का होता है। जब भी रेड लेड को गर्म करोगे तो येलो कलर का फॉर्म होगा सब्सटेंस। ये आपको कैलेमाइन, रेड लेड और लेड ऑक्साइड PbO2 के कलर और उसके दिए हुए हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड वाटर इट इज डिकम्पोज्ड टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। अब बात समझना कि जब पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ो, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट इज डिकम्पोज्ड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में या पिघले हुए, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जब पानी में मिला हो, और इन द मोल्टन स्टेट is decomposed on passing electricity are called electrolytic decomposition reaction. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने, आप लोग के लिए ये बहुत आसान है, आप लोग पढ़े भी होंगे शायद, कि जब भी वाटर, एसिडिफाइड वाटर, जिससे आपको याद होगी मूवी 3 इडियट्स, क्या कहते हैं उसमें कि सॉल्ट वाटर इज ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी को मूव कराने के लिए वाटर का एसिडिफाई होना आवश्यक है, और एसिडिफाई होना आवश्यक है तो क्या करें, उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई और H2O2 हमें मिल जाएगा। आइए एग्जाम्पल पास करते हैं। ये हमारे पास एक फिगर बना हुआ है, एक्टिविटी है 8, जिसमें क्या किया हमने, एक 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, नीचे आपको दिखाई दे रहा है, और जिसमें कार्बन कैथोड है और कार्बन एनोड भी है। एक रबर का जो है कॉर्क लगा दिया गया है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भर दी गई है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सॉरी वाटर भर दिया गया है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई, और पास कराई गई तो वाटर जो एसिडिफाइड वाटर है वो भयंकर अपने आयंस में टूट गया, और क्या हुआ, और ये हुआ कि जी बिल्कुल सही है, एनोड पर ऑक्सीजन जाकर के लिबरेट हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव होता है, तो वहां पर जाकर के वो अटैच हो गया और एनोड पर ऑक्सीजन निकल गई। हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जाएगा कहां पर, कैथोड पर, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है, जिसकी वजह से क्या हुआ, कैथोड नेगेटिव है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जाकर के वहां लगा और हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम निकल गया। ये रिएक्शन से स्पष्ट है, ठीक है। चलिए
इसी तरह दो एग्जाम्पल और हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू मॉल्टेन एल्यूमिनियम 3 ऑक्साइड। अब 3 ये ब्रैकेट में जैसे ये संख्या आप देखा करो तो तुरंत समझ जाया करो कि ये इसका चार्ज है, ये इसका चार्ज है। तो एल्यूमिनियम का चार्ज कितना है? 3। चलिए, तो हमारे पास बात क्लियर है कि इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराएंगे मॉल्टेन एल्यूमिनियम 3 ऑक्साइड से तो इट इज डिकम्पोज्ड to give aluminium and oxygen. This method is used to manufacture aluminium from alumina. Alumina किसे कहते हैं? यही Al2O3 है जिसको हम लोग एल्यूमिना कहते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं इसको मॉल्टेन करके, लिक्विड स्टेट में करके, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन हमें मिल जाता है। सबको ध्यान रखना है, बस मेरी ट्रिक याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी वाले डिकम्पोजिशन में जिससे जिससे सब्सटेंस बना हो उसमें टूट जाएगा। जैसे Al2O3 को देख के लग रहा है ना कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो बस एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड, पिघले हुए नमक पर, इट इज डिकम्पोज्ड टू गिव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। ध्यान रखेंगे क्या कि जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाएगा मेटल नमक में, मॉल्टेन पिघले हुए नमक में, तो ये जिससे जिससे बना है, किससे किससे बना है नमक? ये सोडियम से बना है और क्लोरीन से बना है, दोनों इवॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक हम लोग रखते हैं, नहीं इसको खत्म ही कर दिया जाए। आइए फोटोकेमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। चलिए, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए सारी रिएक्शंस आपको याद करनी है। रेडिकल्स मैंने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा दी हैं, तो जितने फॉर्मूले हो सके उतने फॉर्मूले बनाओ, खूब अच्छे से रिएक्शन याद करो, रिएक्शन के कलर याद करो और आपको बहुत बढ़िया करना है। तो ऑल द बेस्ट, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब आइए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो रहा है? अब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से इतना समझिए आप कि व्हेन अ कंपाउंड डिकम्पोज्ड बाय लाइट। अब देखिए आप, लाइट भी एनर्जी ही तो होती है। हम लोग सब्सटेंसेस के बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं अलग अलग एनर्जी के अमाउंट देकर, तो लाइट भी तो एक एनर्जी है ना, सनलाइट भी एक एनर्जी है, या अगर हम टॉर्च भी अपनी जलाते हैं वो तो एक लिटिल अमाउंट का एनर्जी होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब मेरी बात समझिएगा कि जैसे ही, अच्छा रिएक्शंस क्यों होती हैं, रिएक्शंस कैसे होती हैं? रिएक्शंस होती हैं बॉन्ड्स ब्रेक करने के बाद, जिसको मैं कहता हूं ना एक्टिवेट फॉर्म में आ गए हैं, एक्टिवेट फॉर्म में आकर के रिएक्शन करी उसने, तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद की स्थिति वो होती है। अब मेरी बात समझिएगा कि बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें कुछ एनर्जी की दरकार, कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब कुछ एनर्जी की आवश्यकता हमें होती है तो हम लोग उसको मान लीजिए अलग अलग प्रकार से देते हैं, जैसे हीट करते हैं या कुछ करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, कुछ देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, अलग अलग चीजें देते हैं। अब जिनके बॉन्ड मजबूत हैं उनके लिए ज्यादा हीट और जिनके बॉन्ड कमजोर हैं उनके लिए कम हीट। लेकिन मान लीजिए कुछ के बहुत कमजोर हैं, अब जिनके बहुत कमजोर हैं तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिनके बहुत कमजोर हैं उनके लिए आपको करना पड़ेगा बस केवल सनलाइट दे दीजिए, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, दे विल ब्रेक डाउन। अब बात समझिए, जब ये ब्रेक हो जाएंगे, when a compound is decomposed by light, it is called as photochemical decomposition reaction और photolysis। इसका प्रयोग हमारे रिस्पेक्टेड जेपी सर खूब करेंगे, आप लोगों को खूब विस्तार से समझाएंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ाई जाएगी। चलिए, तो हमारे पास अब देखो, इसका नाम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, मतलब या तो लाइट या तो सनलाइट, मतलब लाइट एनर्जी की वजह से यदि हम बॉन्ड को ब्रेक करवाते हैं
क्या, यदि लाइट एनर्जी की वजह से हम बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं और कुछ नया बनता है, ठीक है, उसको हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। बात क्लियर हो गई। अब जैसे एग्जाम्पल है आपके पास, एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस दिया गया तुमको जिसका नाम है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। हमने क्या किया, उसको एकदम व्हाइट कलर का, प्योर एकदम व्हाइट कलर का है, तो जब हमने इसको एक कटोरे में भर के सनलाइट में रख दिया, चाइना डिश में रख दिया, कहीं भी रख दिया, चाइना का तो नाम नहीं लेना है, मोदी जी ने कहा है स्वदेशी अपनाएं, तो केवल स्वदेशी ही बात होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास कोई भी AgCl है जो कि व्हाइट कलर का है, थोड़ा सा अमाउंट ले लिया, 1 चम्मच 2 चम्मच 4 चम्मच। अब हमने उसको पेट्री डिश में रख दिया या तो हमने क्या किया, जैसे ही सिल्वर क्लोराइड को, जो कि व्हाइट कलर का होता है और सॉलिड सब्सटेंस होता है, इसको हमने सनलाइट में जब रखा तो ये ब्रेक हो गया सिल्वर कलर में। सिल्वर कलर में मतलब ग्रेइश व्हाइट। अरे चांदी तो सबने देखी है ना, बस वही कलर में चांदी हमें प्योर मिल जाएगी, ठीक है, और क्लोरीन गैस उड़ जाएगी। भाइयों बहनों समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? सिल्वर क्लोराइड को यदि सनलाइट में रख देंगे तो क्या प्योर सिल्वर निकल आएगा? क्या बिल्कुल निकल आएगा। क्यों निकल आएगा? क्योंकि Ag और Cl के बीच का बॉन्ड बहुत कमजोर होता है, जो सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के आ जाने से टूट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड पॉइंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डिकम्पोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमने अभी पिछली बार आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन मतलब मैक्सिमम केस में ये होता है, और यदि एक ही कोई सब्सटेंस टूट रहा है तो ये जान लो कि जिससे वो बना है उसमें टूटेगा। मंत्र याद रखना है, जिससे बना होगा उसमें टूटेगा। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम सनलाइट में ले गए, धूप में थोड़ी देर रख दिया, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गई। याद रखिएगा, जब मैंने रेडिकल पढ़ाया है तब आपको बताया है कि ऑक्सीजन जिस पर -1 चार्ज होता है, तो पेरोक्साइड वो सब्सटेंस होता है, वो एटम होता है जिस पर भाइयों बहनों क्या होता है, -1 चार्ज रहता है। समझ गए सर? और ये ब्रेक करेगा तो क्या सर, जिससे बना होगा उसी में टूटेगा। तो किससे बना है सर? हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है। बात क्लियर? चलिए अब हाइपोक्लोरस एसिड HOCl जिसे कहते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड, इसे याद करते चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइपोक्लोरस एसिड HOCl डिकम्पोजेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू गिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन। तो हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है? हाइपोक्लोरस एसिड होता है HOCl। अच्छा एक बात बताओ, हमने आपको मजाक में इसकी याद करवाने वाली टेक्निक बताई थी। HCl एक बार बगल में बैठे थे, उनका एक दोस्त ऑक्सीजन नाम का आया और उन दोनों के बीच में कूद गया, जिससे हाइपोक्लोरस एसिड का निर्माण हुआ। तो HOCl कैसे बना होगा? ऑक्सीजन से और HCl से। ये सब तरीके हैं याद करवाने के, मुझे तरीके आते हैं याद करवाने के, मुझे पता है कि कैसे पढ़ाया जाना है। कि HCl ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के बाद क्या बनाएगा? HOCl। तो सर जब टूटेगा तो वही तो आएगा ना, तो जिससे बना होगा उसमें टूटेगा। तो जैसे ही HOCl तोड़ा गया, HOCl का ब्रेकडाउन हुआ लाइट डाल करके, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोक्लोरस एसिड का नाम जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, इट इज डिकम्पोज्ड टू गिव सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस। तब से यही हो रहा है, ध्यान दे रहे हो कि नहीं? तब से यही हो रहा है। क्या
बस हम ले जा करके रिएक्शन करा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में खासकर जिसमें केवल एक ही सब्सटेंस टूट रहा हो, उसमें क्या होता है कि जिनसे जिनसे चीजें बनी हो उसमें टूट जाती हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जैसे अब सिल्वर ब्रोमाइड, अब याद रखना क्या है, कलर याद रखना है। जैसे सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट होता था, उसी प्रकार जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसका हल्का येलो, पेल येलो कलर उसका कलर होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड जो सिल्वर ब्रोमाइड है, जो कि पेल येलो कलर का होता है, जिसको सनलाइट के प्रेजेंस में ट्रीट कराया जाता है, तो ये सिल्वर कलर में ब्रेक करता है और ब्रोमीन बाहर निकल जाती है। अब मेरी एक बात याद रखना, सिल्वर वही चांदी का कलर, ग्रेइश व्हाइट जिसे कह सकते हो, चमकता हुआ, और ब्रोमीन गैस निकलेगी, इसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो ब्रोमीन गैस निकलेगी इसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ब्रोमीन गैस का कलर होता है रेडिश ब्राउन या रेड ब्राउन। भाइयों बहनों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब भी आपको पेल येलो सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रिएक्शन कराया जाएगा, प्रेजेंस में ट्रीट किया जाएगा, तो वो सिल्वर, ग्रेइश व्हाइट और ब्रोमीन जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है वो फॉर्म हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला सब लोग याद करेंगे, जिसे नहीं याद है HNO3। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 एकदम याद रहना चाहिए, किसी को भूलना नहीं चाहिए, किसी कीमत पे नहीं भूलेगा कोई। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो नाइट्रिक एसिड सर, जो नाइट्रिक एसिड होता है वो लाइट के प्रेजेंस में, मतलब अगर ज्यादा तगड़े से हैलोजन वाली लाइट मार दी जाए उस पर, तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। और किसमें ब्रेक डाउन होगा? अरे सर जिससे जिससे बना होगा उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो किससे बना होगा? ध्यान रखिए, ये आपको फिर मैं 11th में बताऊंगा कि कैसे बनता है। तब तक के लिए ये याद रखो कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से बना होता है। तो जब टूटेगा तब इनमें ही टूटेगा ना। तो नाइट्रिक एसिड जो है, ठीक है, जो नाइट्रिक एसिड है, जब ये ब्रेक हुआ तो किसमें ब्रेक हुआ? याद रहेगा, वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कौन से कलर का धुआं निकलते तुम्हें दिखाई देगा? ब्राउन कलर का। क्यों सर? क्योंकि ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता, तो वो हमें दिखाई ही नहीं देगी। वाटर लिक्विड है जो कि जमीन पर ही पड़ा रहेगा, कंटेनर में ही पड़ा रहेगा, और बस केवल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो कि ब्राउन कलर की होती है, बस वही हमें दिखाई देगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्यों दिखाई देगी, केवल ब्राउन कलर हमें क्यों दिखाई देगा? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इंट्रोडक्शन आ रहा है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, कलेजा थाम के बैठ जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बिना बोर्ड का पेपर बहुत मुश्किल होता है कि बने। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट से एक तो आना ही आना है। चलिए, व्हेन एन एटम और ग्रुप्स of atoms is replaced by another atom or a group of atom in a chemical reaction, it is called as displacement reaction. मैं किस्सा सुनाता हूं आपको, पहले के जमाने में क्या होता था, जब राजशाही थी तो जो मजबूत राजा होता था, जिसके पास संख्या ज्यादा होती थी, बल ज्यादा होता था, वो छोटे राजा को अपनी गद्दी से डिस्प्लेस करके उसकी राजगद्दी पर स्वयं स्थापित हो जाता था या उसको अपने अधीन कर लेता था। अधीन करने का मतलब वो गद्दी भले उस राजगद्दी पर वो बैठा है, लेकिन माना कौन जाएगा कि कौन बैठा है? जो विजेता है, जो मजबूत है। बात समझ में आई? इसका ये क्यों मैंने बताया एग्जाम्पल आपको, क्योंकि सर जितने भी मोर एलिजिबल एलिमेंट्स हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मोर कैपेबल एलिमेंट है, वो लेस कैपेबल, लेस रिएक्टिव, लेस एलिजिबल को हटा देते हैं और खुद वहां पर स्थापित हो जाते हैं। जीवन का सार दे रहा हूं आपको। When an atom or groups of atom is replaced by another atom or a groups of atom in a chemical reaction,
It is called as displacement reaction. A more reactive metal displaces the less reactive metal forms from its salt solution. मतलब लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से उसको रिप्लेस कर देता है। मैं बताता हूं एग्जांपल से बता रहा हूं आपको। एक्टिविटी 9, आइए ध्यान से समझिए, आइए ध्यान से समझते हैं कि हमारे पास हमने एक सॉल्यूशन लिया किसका, कॉपर सल्फेट का। अब यहां से कुछ बातें और याद रखते चलेंगे आप, क्या कि कॉपर सल्फेट जो है हमारा, वो कॉपर सल्फेट मतलब जो कॉपर सल्फेट है वो जब पानी में डाले जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा। अरे भाई आयनिक कंपाउंड है, ब्रेक होगा कि नहीं होगा। अब जब ब्रेक हो जाएगा तो किन किन आयन में ब्रेक होगा, खूब अच्छे से अब तुम लोगों को मैंने पढ़ा दिया है रेडिकल, अब सब लोग जानते हो। तो कौन कौन से, Cu+2 और SO4 डबल नेगेटिव, Cu+2 और SO4 डबल नेगेटिव। जब Cu+2 और SO4 डबल नेगेटिव ये सब की ब्रेकिंग हुई, Cu+2 और SO4 डबल नेगेटिव इन दोनों की ब्रेकिंग हुई तो हमें 2 आयन इन द सॉल्यूशन मिले, पानी में मिले, दैट इज Cu+2 और SO4 डबल माइनस। SO4 डबल माइनस से तो कोई मतलब नहीं, लेकिन जो Cu+2 है ना ये नीले कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। तो पूरे सॉल्यूशन को क्या कर देगा सर, पूरे सॉल्यूशन को नीला कर देगा। जी बिल्कुल सही, नीला कर देगा। इसका अर्थ ये क्या है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किस कलर का होता है, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। आप सबको याद रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिए, तो क्या होगा कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में घुल गया, अब कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, ठीक है। अब ये जिसे नहीं पता है सॉल्ट क्या होता है तो ये मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है जिसको हम पानी में घोल चुके हैं, और जब पानी में घोल चुके हैं तो उसका कलर क्या है, नीला, ठीक है। अब नीला कलर जो है वो क्या करेगा, अब नीला कलर जो है वो पूरे सॉल्यूशन में दिखाई देगा। तभी हमने 2 आयरन की नेल्स डाल दी हमने सॉल्यूशन में, और जब हमने नेल्स डाल दी तो हमने देखा कि आयरन तो ज्यादा रिएक्टिव है। और सर जब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो उसने क्या किया, धीरे धीरे जो आयरन की नेल के ऊपर वाली परत में जो एटम्स थे वो क्या किए, उन्होंने कॉपर सल्फेट के जो कॉपर वाले आयन थे उनको रिप्लेस कर दिया। मतलब सॉल्यूशन में जो कॉपर की प्रभुत्वता थी, उनका एम्पायर था, उसको आयरन की कील्स ने, आयरन की नेल्स ने उसको रिप्लेस कर दिया। या शुद्ध भाषा में कहें तो उन जो आयरन के एटम्स हैं उन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कॉपर को हटा दिया, और कॉपर गए कहां, कॉपर जो है वो आयरन की कीलों के ऊपर डिपॉजिट हो गए, और आयरन की कीलों के ऊपर डिपॉजिट हो गए तो हमें क्या दिखता है कि आयरन की कील के ऊपर रेड ब्राउन मतलब थोड़ा तांबे के कलर की पूरी एक लेयरिंग आ गई है। पूरे कील के ऊपर क्या आ गई है, लेयरिंग आ गई। किसकी आ गई है, कॉपर की। अच्छा, मतलब सर कि जैसे आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि जहां से आयरन का एटम सॉल्यूशन में गया वहां पर कॉपर का एटम आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब कॉपर का एटम कहां आ गया, आयरन की कील पर। बात क्लियर। चलिए, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, आयरन के साथ रिएक्शन करने के बाद वो लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि FeSO4 जब पानी में है तो टूटा ही होगा ना, तो टूटा ही होगा मतलब Fe+2 और SO4 डबल नेगेटिव, मतलब कि फेरस आयन है। और आज के बाद ये मंत्र भी अवश्य याद रखेंगे कि जो फेरस का कलर होता है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है। भाइयों बहनों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो फेरस का कलर होता है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है।
चलिए, और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, जो कि जाकर के कील पर जाकर के डिपॉजिट हो गया। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं कि व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर एंड जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब देखना जो आ रहा है कॉपर को डिस्प्लेस करके चला जा रहा है। पहले ये फिगर देखो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, नीले कलर का है, सबको पता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जिंक की रॉड है, जैसे आयरन की कील डाली थी वैसे ही जिंक की रॉड डाल रहे हैं। क्या सर? बिल्कुल सही समझे हो राजा बेटा। अब देखिए क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट में जब हमने जिंक की रॉड डाली तो हमने देखा कि जिंक के एटम्स सॉल्यूशन में चले गए और जो सॉल्यूशन के कॉपर के एलिमेंट हैं वो आकर के जिंक की रॉड पर डिपॉजिट हो गए। अर्थात जिंक के एटम्स ने सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या रहेगी कि सर हमने कॉपर के सॉल्यूशन में जब जिंक की रॉड एंटर कराई तो हमने देखा कि एक कलरलेस सॉल्यूशन बन गया। क्यों? क्योंकि अब जिंक के एटम्स सॉल्यूशन में घूम रहे हैं और जो सॉल्यूशन में कॉपर के एटम्स थे, Cu+2 के एटम्स थे, वो क्या हो गए हैं? वो अब जा करके जिंक की रॉड पर चिपक गए हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये क्या लिखा है फिगर ए में? क्या है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक रॉड एंटर कराई तो कलरलेस सॉल्यूशन, और फिर बाहर निकाली थोड़ी देर बाद। ठीक है, उसको एंटर कराई थी, फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकाली थी। तो अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड जिंक रॉड हैविंग कॉपर कोटिंग, जिस पर कॉपर की कोटिंग है। तो रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी जिसकी रिएक्शन क्या है? CuSO4 एक्वस प्लस जिंक, जो कि सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। आपको याद रखना है आज की बात कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भले ही ब्लू कलर का होता हो, लेकिन जब जिंक की रॉड एंटर कराई जाएगी जिसका कलर सिल्वरी व्हाइट होता है, चांदी की तरह सफेद, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से जिंक सल्फेट रिएक्शन करने के पश्चात जिंक सल्फेट जो कि कलरलेस सब्सटेंस बना देगा, जिससे हमारा सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा और कॉपर हमें मिलेगा जो कि जिंक की रॉड पर डिपॉजिट हो जाएगा और जो कि रेड ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर का होगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।